हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि एलन डिजिटल आपके लिए लेकर आया है जेईई एडवांस तेजस सीरीज, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, इनको नोट डाउन भी करके रखें और फिर दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करें। इन केस कहीं किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में आपको कोई पॉइंट एट द मोमेंट समझ में नहीं आया है तो उसको फिर से दोबारा देखें। माई सेल्फ अविनेश सैनी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2। आई होप कि इससे पहले वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसके सभी क्वेश्चंस आपके पास होंगे और वो आपने अच्छे से फिर से सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वाटर एंटर्स द बॉटम ऑफ अ कॉन ऑफ नैरो नेक। ये नेक काफी नैरो है और इसमें वाटर यहां से एंटर कर रहा है विद स्पीड v इक्वल्स टू kt। इसके बाद वो आगे कॉनिकल शेप में बन जाता है और आपको बताना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वाटर सरफेस। ये हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको कैलकुलेट करनी है, जिसमें जो इंक्लाइन फेस है उसका ये वर्टिकल से एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज थीटा, जो दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो अब देखिए, वैसे ये सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का है। ठीक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा वही लिक्विड ऊपर एरिया में स्प्रेड होता जाएगा, जिसके कारण हाइट राइज करती जाएगी। तो इस सरफेस का, इस पार्ट का आपको रेडियस गिवन होगा। इसका रेडियस, डायमीटर a गिवन है, तो इसका एरिया हो गया a1 दैट इज पाई a स्क्वायर बाई 4। और यहां से लिक्विड v स्पीड से जा रहा है, दैट इज k इंटू टी। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं तो ये बनेगा पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू के टी इक्वल्स टू a2 v2। v2 विल बी द स्पीड ऑफ द टॉप सरफेस और एरिया भी आपको वहीं उसी पॉइंट वाला लेना होगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको सॉल्व करना होगा। उसके लिए आपको ये रेडियस पता होना चाहिए कितना है। अब देखिए, अगर ये हाइट h के बराबर है और ये एंगल थीटा बन रहा है तो वो रेडियस की वैल्यू सिंपली वहां पर tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू r बाई h। सो tan थीटा इज r बाई h। सो r विल बी इक्वल्स टू h tan थीटा। तो अब आपको सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई r स्क्वायर इंटू v2। सो v2 की वैल्यू हमें मिल गई, यहां पर v2 आ गया, पाई तो कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर के टी अपॉन 4 r स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। v2 की वैल्यू हमें ये मिली a स्क्वायर के टी अपॉन 4 r स्क्वायर। लेट्स चेक कि यही आया था क्या। हाँ, यही वैल्यू थी। अब r की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर के टी अपॉन 4 h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट मिल गया हमें। हमें कैलकुलेट करना था हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप डायग्राम में देखिए, ये हाइट अगर इस वक्त h के बराबर है और ये v2 स्पीड से ऊपर जा रहा है वाटर सरफेस, तो v2 का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट इज v2 इक्वल्स टू dh बाय dt। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। v2 बनेगा dh बाय dt एंड दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर के टी अपॉन 4 h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। h वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, सो h स्क्वायर dh इक्वल्स टू a स्क्वायर के अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू टी डी टी। अब इसके आगे इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जो आपके टिप्स पर है, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इधर इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी और इस तरफ इंटीग्रेशन होगा 0 टू h। तो देखिए ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, h क्यूब बाई 3, और उस तरफ वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो यहां से मुझे h की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। 3 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर के इंटू टी स्क्वायर अपॉन
टी स्क्वायर बाई 2 बनाता तो नीचे 8 आ जाएगा, 8 tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर h क्यूब आना था तो पावर मैंने हटा दिया इस तरफ से, तो राइट हैंड साइड में पावर बन जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हमें हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। क्लियर? देखिए एक बार फिर से क्या क्या करना था हमें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया दोनों सरफेस के बीच में, यहां से लिक्विड जो एंटर कर रहा है 1 सेकंड में, द वॉल्यूम फ्लो रेट दैट विल बी A1V1, और वहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट होगा A2V2। ये नेक वाला एरिया में पता है क्योंकि इसका डायमीटर गिवन है πa²/4, और ऊपर वाला एरिया सॉल्व करने के लिए हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ हाइट। सो वी हैव गॉट वेलोसिटी ऑफ वाटर सरफेस, टॉप सरफेस, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर हमने r की वैल्यू पुट कर दी, तो वेलोसिटी हमें टाइम और हाइट का फंक्शन मिल गया। उस वेलोसिटी को dh/dt किया और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू आ गई। क्लियर? आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यहां पर जो फ्लोइंग लिक्विड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां एक ट्यूब है इस टाइप का जो ऊपर थीटा एंगल पर चला गया, और ये एक ट्रॉली के अंदर फिक्स है, वो ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है वीसी। इधर से जो लिक्विड जेट है वो V0 स्पीड से एंटर करता है और ऊपर थीटा एंगल पर फिर इधर V0 से ही निकलेगा, ऐसा कुछ कहा गया है क्वेश्चन में। तो हमें बताना है इस ट्रॉली को कांस्टेंट स्पीड से चलाए रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, और पावर कितनी होगी, मैक्सिमम फोर्स कब होगा एंड मैक्सिमम पावर कब होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई पाइप है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज A and liquid is flowing with speed V, so I can say volume flowing per unit time, जिसको हम जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वो होगा एरिया इनटू वेलोसिटी। मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम हो जाएगा रो AV, एंड मोमेंटम पर यूनिट टाइम विल बी रो A इंटू वी स्क्वायर, या उसको आप ये भी लिख सकते हैं रो Q इंटू वी। Q इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है, तो वहां पर जो पर यूनिट टाइम मोमेंटम फ्लो कर रहा है, द मोमेंटम फ्लो रेट दैट इज रो Q इंटू वी और रो A इंटू वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब पाइप में लिक्विड इधर से एंटर करेगा और वो किसी एंगल पर चला जाएगा, तो इसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है। इफ द मोमेंटम इज चेंजिंग देन देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स वहां पर लगाया गया होगा, उसी फोर्स की वैल्यू हमें चेंज करनी है। हमें ये देखना है कि ये जो वाटर है, ये जो लिक्विड है, वो इस ट्यूब पर कितना फोर्स लगाएगा या ट्यूब ने लिक्विड पर कितना लगाया होगा, तो वही एक्स उसका एक्स कंपोनेंट हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात, इस केस में जो वाटर यहां से एंटर किया जिस ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब रेस्ट में नहीं है, ट्यूब इज इटसेल्फ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड VC, ट्यूब भी VC स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ट्यूब VC स्पीड से मूव करेगा तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो अगर ट्यूब रेस्ट में होता तब तो V0 से आता, लेकिन अब उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ट्यूब, वेलोसिटी क्या होगी, V0 माइनस VC। तो अब आप कहोगे यहां से जो लिक्विड एंटर किया उसका होगा P इनिशियल पर यूनिट टाइम, और जो एंगल पर निकलेगा उसको मैं कहता हूं P फाइनल पर यूनिट टाइम, मोमेंटम एंटरिंग पर यूनिट टाइम, और वहां से मैं लिख रहा हूं मोमेंटम लीविंग पर यूनिट टाइम, या इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज फाइनल मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम P इनिशियल बाई T, उसकी वैल्यू होगी रो A0, A0 ही है या A है, चेक कर लेते हैं, रो A0, और ट्यूब की वेलोसिटी है VC और वाटर जा रहा है V0 स्पीड से, तो V0 माइनस VC। तो देखिए मोमेंटम इनिशियल पर यूनिट टाइम रो A0 V0 माइनस VC का होल स्क्वायर इनटू आई कैप, चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, एक्स एक्सिस में मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम पर यूनिट टाइम P फाइनल पर यूनिट टाइम,
अब वो यहां से थीटा एंगल पर निकला था, ऐसे थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, ये यहां से थीटा एंगल पर निकला है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो वही है, रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। हमें फोर्स किस डायरेक्शन में बताना है, एक्स एक्सिस में, तो चेंज इन मोमेंटम भी केवल कौन सा कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस वाला। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सटर्नल फोर्स नीडेड ऑन द ट्यूब। उसको कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए, कार्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस का फोर्स बताना है, एफ एक्स, वो होगा फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम। तो इस साइन थीटा वाले कंपोनेंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यह आ जाएगा रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू आई कैप। और ये आपको पता है डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, तो जो लिक्विड एंटर किया था उसने कार्ट पर फोर्स आगे की तरफ लगाया होगा, जिससे कार्ट की स्पीड बढ़ सकती थी, तो रोकने के लिए आपको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड उस फोर्स का होगा रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी, डायरेक्शन मुझे पता चल गया, तो अब मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता हूं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही रहेगी, वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स यू नीड टू अप्लाई ऑन द कार्ट। फिर पूछा गया कि पावर कितनी होगी, तो पावर, कार्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वीसी स्पीड से, तो पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज रो ए नॉट वी सी इंटू वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पावर आ गया। दिस वाज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया था कार्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि फोर्स मैक्सिमम हो सके। तो यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार्ट so that force is maximum. Also find the velocity of cart for which the force is maximum. तो कार्ट की फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें, मैक्सिमम हो सके उसके लिए कार्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अब देखिए फोर्स के एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए, क्या है फोर्स का एक्सप्रेशन, क्या है, रो ए नॉट वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो आपको कार्ट की वेलोसिटी बतानी है। तो इसमें रो ए नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा तो फिक्स वैल्यू है, चेंज केवल क्या करना है आपको, वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अगर ये टर्म मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स ही मैक्सिमम होगा, और ये टर्म मैक्सिमम तब होगा जब ये जो वी सी है ये एकदम मिनिमम हो। वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो अगर ये वैल्यू 0, कार्ट की वेलोसिटी 0 होगी, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको एफ एक्स मैक्सिमम के लिए वीसी को क्या कर देंगे, 0। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है, तो उस डायरेक्शन में मिनिमम वेलोसिटी 0 हो सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था कि पावर मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा। तो पावर है हमारे पास रो ए नॉट वी सी इंटू वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगले पार्ट में पूछा गया व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ कार्ट सो दैट पावर इज मैक्सिमम। तो इसमें भी देखिए ये टर्म तो फिक्स वैल्यू है, 1 माइनस कॉस थीटा भी फिक्स वैल्यू है, तो आपको करना क्या है, पावर को एज अ फंक्शन ऑफ कार्ट पता करना है कि पावर मैक्सिमम हो जाए तो कार्ट की वेलोसिटी क्या हो, एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो आप इसको क्या करो, dp बाई dvc, दिस डिफरेंशिएशन शुड बी 0, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए क्या करना होता है। तो इन सब टर्म को तो छोड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है,
केवल ये जो बीच वाला टर्म है Vc इंटू वी नॉट माइनस वीसी का होल स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएट करना है और इसका डिफरेंशिएशन बड़ा ही सिंपल है, ये आ जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ये बनेगा वी नॉट माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी सी इंटू 2 टाइम्स वी नॉट माइनस वी सी इंटू -1 एंड दिस शुड बी 0। केवल मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया है, बाकी टर्म तो उधर जाकर अपने आप 0 बन गए होंगे, वो तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए वी नॉट माइनस वी सी तो कॉमन आ जाएगा और वो फिर उधर भाग जाएगा, तो यहां बचेगा वी नॉट माइनस वी सी और ये रह जाएगा वी नॉट माइनस वी सी कॉमन आ गया, यहां बचेगा -2 वी सी इक्वल्स टू 0। सो द वेलोसिटी ऑफ कार्ट इट शुड बी वी नॉट बाय 3। अगर कार्ट वी नॉट बाय 3 स्पीड से चल रहा होगा आगे की तरफ, देन द पावर अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, जो एक्सटर्नल एजेंट है जो कार्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहा है, वो जितना पावर देगा दैट पावर विल बी मैक्सिमम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत बार जी एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं कि फ्लूइड किसी प्लेट से टकरा रहा है तो रोके रखने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, या फिर कितनी पावर लगानी पड़ेगी, या फ्लूइड का रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना बड़ा जरूरी है कि अगर किसी पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और लिक्विड की डेंसिटी रो, एरिया ए और वेलोसिटी वी, तो जैसे मोमेंटम पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, द मोमेंटम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दिस इज रो ए इंटू वी स्क्वायर एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम ये होगा हाफ रो ए इंटू वी क्यूब। रो ए वी क्यूब कहां से आ गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है ना, तो मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम क्या था, रो ए इंटू वी, और जब हाफ एम बी स्क्वायर करोगे तो रो ए इंटू वी क्यूब बन जाएगा। ए एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डेंसिटी मल्टीप्लाई किया मास पर यूनिट टाइम बन गया। आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम बताना है तो हाफ मास पर यूनिट टाइम इंटू वी स्क्वायर। अगर आगे जाकर ये लिक्विड कहीं इधर प्लेट से टकराकर रुक जाए तो फाइनल मोमेंटम पर यूनिट टाइम 0 हो गया, तो ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हुआ, तो यही फोर्स होगा, इतना फोर्स प्लेट को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। ये पूछा जा सकता है कि इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हुआ, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वहां जाकर लिक्विड रुक गया, तो उसके बाद दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी डबल कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जे एडवांस में काफी बार पूछा जा चुका है, एंड आई होप कि अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन जो कि बेस्ड है बायनेंसी फोर्स पर। यहां देखिए, इसमें एक 2 मीटर लेंथ का प्लैंक है जो वाटर के अंदर डुबाया गया है और उसको यहां कॉर्नर पॉइंट पर हिंच कर दिया गया है। वाटर का हाइट इस कंटेनर में 0.5 मीटर तक है, 0.5। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, और थीटा को 15x के इक्वल करके फिर हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहां देखिए, हिंज फोर्स के अलावा इस पर 2 फोर्सेस और लग रहे होंगे, एक इसका अपना वेट और एक बायनेंसी। अगर मैं इसका टोटल लेंथ L कंसिडर करता हूं तो वेट इसका अपने सेंटर पर होगा और जिसकी वैल्यू होगी रो ए एल इंटू जी। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ। दूसरा बायनेंसी फोर्स होगा, तो बायनेंसी फोर्स के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से इमर्ज्ड पार्ट का जो लेंथ है, ये इसको B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C, तो इमर्ज्ड पार्ट का लेंथ AC वो मान लीजिए x है। तो बायनेंसी फोर्स कितना होगा, बायनेंसी फोर्स विल बी रो ऑफ वाटर इंटू A इंटू x इंटू G। और बायनेंसी फोर्स कहां लगेगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी पर। अब सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बायनेंसी इज द सेंटर ऑफ मास, और यू कैन से द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर ऑफ बायनेंसी। अब जो लिक्विड यहां से जा चुका है वो तो पता नहीं कहां चला गया होगा, उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे, उसका सेंटर ढूंढेंगे भाई जब वो यहां रहा होगा तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां था। तो जब वो यहां रहा होगा वो तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड रहा होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास ये डूबे हुए पार्ट के एग्जैक्टली सेंटर पर होगा। बायनेंसी फोर्स यहां लगेगा, जो डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है
इसकी वैल्यू होगी x/2। एंड नाउ दिस प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम, दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करोगे, नेट टॉर्क अबाउट ए विल बी 0। तो ए के अबाउट देखिए, mg का टॉर्क रो ए एल जी इंटू, जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे क्योंकि ये एंगल थीटा है और वो लेंथ इंक्लाइंड l/2 है, तो ये बन जाएगी l/2 साइन थीटा इंटू l/2 साइन थीटा। और बाइंसी फोर्स वो होगा रो डब्ल्यू ए एक्स जी इंटू x/2 साइन थीटा। जैसे l/2 साइन थीटा आया था, वही बाय द सेम लॉजिक दैट विल बी x/2 साइन थीटा। देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, g कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा, तो एरिया g2 साइन थीटा कैंसिल, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई डेंसिटी ऑफ रॉड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू l स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ रॉड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज गिवन 0.25, जिसकी वैल्यू 0.25 है, और लेंथ गिवन था 2 मीटर, तो ये हो गया 4। आप देखो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, x की वैल्यू आ गई 1 मीटर, 0.25 का रूट 0.5 होगा और 4 का 2। हमें कैलकुलेट करना है थीटा, तो इस ट्रायंगल में आप देखिए AC लेंथ आपको मिल गया और AB लेंथ पता है, तो साफ साफ दिख रहा है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल्स टू AB by AC, that is 0.5 upon 1, this is 1/2, so theta comes out to be 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आपको 15 into x लिखकर x की वैल्यू बतानी थी, so this comes out to be 4। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बायनेंसी फोर्स किस पॉइंट पर लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां आपको बायनेंसी फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें यहाँ एक रिजर्वायर है और इससे वाटर साइफन किया जा रहा है एक कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर का जो ओरिफिस है उसका जो टॉप सरफेस है उन दोनों के बीच का गैप है 20 मीटर, और इस कंटेनर में भी होल किया हुआ है जिससे साइमल्टेनियसली लिक्विड निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम में इसका वाटर का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, या इक्विलिब्रियम हाइट भी कहा जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते थे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहां से लिक्विड कितना स्पीड से इस कंटेनर के अंदर आ रहा होगा। तो उसके लिए आप ये जो पाइप यहां पर लगा हुआ है इसके जस्ट बाहर एक पॉइंट कंसिडर करो 1 और यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करो 2। इन दोनों के बीच में बर्नौलीज थ्योरम हमें अप्लाई करना है। इसके लिए आप ये कंसिडर कर लो कि जो इस पाइप का ये एंड है, ये टॉप सरफेस से मान लीजिए y1 डिस्टेंस नीचे है, और ये हाइट ऑलरेडी हमने h कंसिडर कर ली है। इन दोनों के बीच का जो गैप बचा ये, इसको हम y2 मान लेते हैं। नाउ इफ आई अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 2, तो बर्नौली इक्वेशन आपको पता है द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in steady flow of an incompressible liquid remains constant। तो 1 पर देखिए लिखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। P1 is the pressure at point 1, that will be atmospheric pressure plus rho GY1। तो P1 की वैल्यू आ गई P0 प्लस रो GY1, और यहां पर जो रिजर्वायर है इसका साइज उस पाइप के साइज से बहुत बड़ा है, तो रिजर्वायर के अंदर हम वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे 0। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0, और फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस कंसीडर करना होता है। तो आप इस होल 2 के पोजीशन को रेफरेंस कंसीडर कर लो। तो वो जो होल 1 है वो टोटल कितना हाइट ऊपर हो गया h प्लस y2, सो दैट इज रो जी h प्लस y2। नाउ प्रेशर एट 2, दैट विल बी P0 प्लस रो GH, दिस इज P0 प्लस रो GH,
और लिक्विड मान लीजिए यहां v1 स्पीड से निकलता है, या मैं इसको v2 ही मान लेता हूं, तो दिस इज हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वही रेफरेंस माना है हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखिए इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, पी नॉट खत्म हो गया, ठीक है, और एक टर्म रो जी एच ये भी खत्म हो गया, तो इस तरफ केवल क्या बचा, रो जी इंटू वाई वन प्लस वाई टू, और राइट हैंड साइड में हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो मैं वी टू की वैल्यू लिख सकता हूं, चलिए पहले इक्वेशन पूरी लिख देता हूं, रो जी वाई वन प्लस वाई टू इक्वस टू हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो वी टू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2g इंटू वाई वन प्लस वाई टू। वाई वन प्लस वाई टू को आप h के टर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, इसमें y1 प्लस वाई टू दैट विल बी 20 माइनस h। तो यहां से निकलने वाले लिक्विड के स्पीड को हम h के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। h के टर्म में वैल्यू क्या बन जाएगी, v2 स्क्वायर नहीं, दिस इज सिंपली v2, तभी तो अंडर रूट बन गया इधर। तो v2 की वैल्यू होगी अंडर रूट 2g इंटू 20 माइनस h। v2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब उस कंटेनर को देखो, कंटेनर के अंदर भी आपने एक स्मॉल होल किया हुआ है और इसके ऊपर लिक्विड का हाइट है h। तो वहां तो आप डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन से देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स वाले फॉर्मूले से कि इस टाइम लिक्विड कितना स्पीड से निकल रहा होगा, दैट विल बी अंडर रूट 2gh। और क्वेश्चन में गिवन था जिस पाइप से इसमें लिक्विड आ रहा है और ये जो यहां पर होल किया हुआ है, इन दोनों का डायमीटर या रेडियस दोनों का साइज सेम है। डायमीटर अगर मैं d लिख देता हूं तो यहां भी डायमीटर d है, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा। अब यहां इक्विलिब्रियम या स्टडी स्टेट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मींस जब लिक्विड का हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, जब लिक्विड का हाइट फिक्स हो जाएगा, दैट मींस जितना लिक्विड एक सेकंड में एंटर कर रहा होगा उतना ही लिक्विड एक सेकंड में बाहर भी निकलेगा, इनकमिंग और आउटगोइंग सेम होंगे, तो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, तो एक सेकंड में आने वाला वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी v2, और एक सेकंड में यहां से जाने वाला वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी v। इसको मैं v मान लेता हूं, एरिया कैंसिल हो गया। व्हेन v2 विल बी इक्वल टू v, दोनों को इक्वेट करो तो देखो अंडर रूट दोनों में खत्म हो जाएगा, 2g दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 20 माइनस h इक्वल टू h। सो द इक्विलिब्रियम हाइट विल बी 10 मीटर। उस रिजर्वायर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर रिजर्वायर से आने वाला जो लिक्विड है वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जा पाएगा, 10 मीटर हाइट तक। 10 मीटर हाइट पर आकर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पर सेकंड इनकमिंग वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पर सेकंड आउटगोइंग वॉल्यूम। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन पर ही, थोड़ा सा अलग तरीके का। इसमें क्या है कि एक ट्यूब है और ट्यूब में पहले लिक्विड पूरा भरा हुआ था, फिर हम इसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। जैसे हम रोटेट कराने स्टार्ट किया तो लिक्विड उधर एक स्मॉल होल से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। हमें कैलकुलेट करना है जब इसमें लिक्विड का लेंथ h रह जाएगा तो उस टाइम बाहर जाने वाले लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। ये भी येट अनदर एग्जांपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बट थोड़ा अलग तरीके का है। यहां पर रोटेटिंग कंटेनर है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस होल के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड एक दो पॉइंट मान लेंगे जिन पर हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जस्ट इनसाइड पॉइंट अगर 1 है और जस्ट आउटसाइड 2, और लिक्विड यहां से निकल रहा है v स्पीड से। सो जब बर्नौली इक्वेशन आप लगाओगे, प्रेशर एट 1 P1 प्लस, क्योंकि बहुत स्मॉल हॉल है यहां पर और ट्यूब का जो साइज है वो हॉल के साइज से बहुत बड़ा है, सो द स्पीड ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर विल बी 0। सो दैट काइनेटिक एनर्जी 0, और दोनों सेम लेवल पर है, उसी लेवल को रेफरेंस मान लिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। आउटसाइड प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक P नॉट, बाहर निकलने पर लिक्विड की स्पीड क्या हो गई, हाफ रो v स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल गया स्पीड ऑफ लिक्विड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स P1 माइनस P नॉट बाय रो। अगर आप P1 कैलकुलेट कर लो, मतलब 1 पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो आप बता सकते हो कि लिक्विड कितना स्पीड से
बाहर निकलेगा। अब उस 1 पॉइंट पर प्रेशर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? देखिए, ये जो इतना लिक्विड यहां भरा हुआ है, ये लिक्विड एक्चुअली इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे जरूरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, नहीं। अ बॉडी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये फोर्स कहां से मिलेगा? यहां तक लिक्विड खाली हो चुका है तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। अगर मैं इस ट्यूब का एरिया मान लेता हूं A, तो ये P नॉट के कारण बाहर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? P नॉट A। और उधर प्रेशर P1 था तो इधर अंदर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? P1A। कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बाहर की तरफ लगने वाला या अंदर की तरफ वाला? अंदर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बाहर वाला फोर्स कम होना चाहिए, ताकि इस लिक्विड को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। सो नेट फोर्स विल बी P1 माइनस P नॉट इंटू A, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mR ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन ये बनेगी P1 माइनस P नॉट इंटू A इक्वल टू mR ओमेगा स्क्वायर। मास कैसे लिखा जाएगा? आपको पता है कि ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब का टोटल लेंथ था L, और इसमें केवल H तक ही, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, तो उसका मास हो जाएगा, मास विल बी रो ए एच, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू रेडियस। अब रेडियस किस पॉइंट का? सबसे पहले वाले पॉइंट का रेडियस या लास्ट वाले पॉइंट का? इसका तो हर पॉइंट अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स लिखना है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वी कैन ट्रीट एंटायर मास ऑन सेंटर ऑफ मास। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट मानने की जरूरत नहीं है, पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रंट एंड से कितना दूर होगा? h/2, और ये फ्रंट एंड एक्सिस से कितना दूर है? L माइनस एच, क्योंकि टोटल लेंथ L था। तो जो रेडियस हुआ, रेडियस बना L माइनस एच प्लस h/2, सो रेडियस कम्स आउट टू बी L माइनस h/2। अब वहां वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ये बनेगा P1 माइनस P नॉट A इक्वल टू रो ए एच इंटू L माइनस h/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां देखिए एरिया तो कैंसिल हो गया और आपको P1 माइनस P नॉट मिल गया, दोनों का प्रेशर डिफरेंस। एक क्वेश्चन तो यही सॉल्व होता है कि रोटेटिंग कंटेनर में या रोटेटिंग ट्यूब में आउटसाइड और इनसाइड किसी पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी रो एच इंटू L माइनस h/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से भी h को बाहर कॉमन ले लो, यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर बाई 2 इंटू 2L बाई h माइनस 1। h मैंने कॉमन लिया तो L बाई h बन जाएगा ना, और 2 भी बाहर ले आए तो 1/2 बाहर आया, तो ये 12 बाई h माइनस 1 बन गया। अब स्पीड कैलकुलेट करना था, तो स्पीड हमारे पास कितना आया था? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स P1 माइनस P नॉट बाई रो। तो 2 को आप राइट हैंड साइड में लाएंगे, रो को नीचे लाएंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज बन गई ना, तो आंसर बन जाएगा देखो ओमेगा h अंडर रूट 2L बाई h माइनस 1। दिस विल बी द स्पीड ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू द ट्यूब। ट्यूब के रेस्पेक्ट में इतनी स्पीड से बाहर जाएगा, क्योंकि ट्यूब के साथ साथ तो घूम रहा है, और बाहर निकलने के बाद फिर ट्यूब के रेस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यहां देखिए दो लिक्विड भरे हुए हैं अलग अलग डेंसिटी के। ऊपर वाला लिक्विड का डेंसिटी रो है, हाइट 2h, और नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी 2 रो और हाइट 3h। साइड में दो स्मॉल होल किए गए, उधर से लिक्विड v1 स्पीड से निकल रहा है, इधर से v2 से। हमें बताना है कि ये जो नीचे वाला होल है ये कितना नीचे किया जाए टॉप सरफेस से, जहां पर दोनों का इंटरफेस है, व्हाट शुड बी द y, ताकि दोनों का रेंज बराबर हो जाए। तो जो ऊपर वाला लिक्विड है वो टॉप सरफेस से कितना नीचे है, h,
आप V1 डायरेक्ट लिख सकते हो, आपने वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये आपको आता है। V1 विल बी √2gh, और जब वहां से वो निकलेगा तो हॉरिजॉन्टली चलेगा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा हो जाएगा। अब अगर वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा हो गया तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज वो कितना होता है, वो होता है u/2h/g, वेयर u इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड h इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये जो ऊपर वाला हॉल है ये कितना ऊपर है एक्चुअल में, 3h + h, 4h हाइट ऊपर है। तो वैल्यू आएगी यहां पर, देखिए ये तो बन जाएगा √2gh इंटू √h की वैल्यू एक्चुअल में 4h है, 8h/g, तो g कैंसिल हो गया। सो रेंज आ गया सिंपली 4h। पहले वाले ऑरिफिस से, होल से निकलने वाला लिक्विड ग्राउंड पर 4h डिस्टेंस आगे जाकर स्ट्राइक करेगा। हमें यह बताना है कि इस सेकंड वाले होल का डेप्थ क्या होना चाहिए ताकि वो लिक्विड भी 4h डिस्टेंस पर ही गिरे। अब उसके लिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले होल से लिखा था कि लिक्विड का स्पीड डायरेक्ट √2gh होगा, क्या वही फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहां भी लगा सकते हैं V2 के लिए? नहीं लगा सकते। वो केवल तब लगता है जब उस होल से ऊपर केवल एक ही लिक्विड भरा हो और उस लिक्विड के टॉप सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए, कोई पिस्टन लगाकर उसे पुश ना किया गया हो, कोई और एडिशनल फोर्स नहीं आना चाहिए लिक्विड के टॉप सरफेस पर और कंटेनर के जो होल किया गया उसका जस्ट बाहर, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यहां ऐसा कंडीशन नहीं है, इस लोअर होल के ऊपर दो अलग अलग लिक्विड है, तो यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहां आपको फिर से बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा ध्यान से समझिए। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में ऊपर वाला लिक्विड, ये हाइट 2h हमें गिवन है और इस लिक्विड का डेंसिटी है रो, और यहां पर हाइट 3h है, इसका डेंसिटी है 2 रो। यहां मैंने एक होल किया जो इनके दोनों के इंटरफेस से y डिस्टेंस नीचे है, तो इसके जस्ट अंदर एक पॉइंट कंसीडर करूंगा मैं 1 और बाहर एक पॉइंट कंसीडर करूंगा 2, और 1 और 2 को रेफरेंस मानते हुए इन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया जाएगा। 1 पर जब प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर एट 1 विल बी, यहां ऊपर से देखोगे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 प्लस फिर कितना नीचे आए 2h, सो 2 रो GH, फिर y डिस्टेंस और नीचे आए, डेंसिटी 2 रो है प्लस 2 रो g इंटू वाई। अंदर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि उसी को हमने रेफरेंस कंसीडर किया हुआ है। अब आते हैं 2 पर। 2 पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक P0, और बाहर निकलने पर लिक्विड की स्पीड मान ली V2, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखिए P0 तो कैंसिल हो गया। हाँ, अब देखिए ध्यान देने वाली बात, एक गलती यहां पर हुई है। क्या हुई है, इस होल से निकलने वाला लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, तो ये यहां पर 2 रो आएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मुझे तो क्विकली पता चल गया जैसे मैंने लिखते ही, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये इस टाइप की गलती ना हो कि हाफ रो भी स्क्वायर लिखा। रो का मतलब उस बाहर निकलने वाले लिक्विड की डेंसिटी है, सिंपली रो नहीं है, वो लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, ध्यान रखिएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी √2g इंटू h प्लस वाई। जो लिक्विड सेकेंड होल से निकल रहा है उसके स्पीड मिल गई, और सेकेंड होल ग्राउंड से कितना ऊपर है, 3h माइनस वाई, तो उसका रेंज कितना होगा। ये ऊपर वाला होल से लिक्विड यहां गिरा, सेकेंड वाले को भी इधर ही गिरना है, दोनों का रेंज सेम होना है। अगर आप बाय फॉर्मूला देखें तो रेंज की वैल्यू आएगी R इक्वल टू V2 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 3h माइनस वाई बाई जी, U अंडर रूट 2h बाई जी, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। अब मैं इसमें V2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये बनेगा अंडर रूट 2g इंटू h प्लस वाई, फिर 2 टाइम्स 3h माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए जी कैंसिल हो गया और रेंज की वैल्यू कितना बन जाएगी, 2 अंडर रूट h प्लस वाई
इंटू 3H माइनस वाई। और ये रेंज उस रेंज के बराबर होने चाहिए जो पहले वाले होल से लिक्विड आया था। और वो रेंज कितना था वो तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या आई थी 4H। तो इसको 4H से इक्वेट कर देते हैं, 2 अंडर रूट H प्लस वाई इंटू 3H माइनस वाई इक्वस टू 4H। ये 2 आ गया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा H प्लस वाई इंटू 3H माइनस वाई इक्वस टू 4H स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 3H स्क्वायर प्लस 3HY माइनस वाई स्क्वायर माइनस HY इक्वस टू 4H स्क्वायर। इस पूरे टर्म को अगर आप उधर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आप देखोगे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2HY प्लस H स्क्वायर इक्वस टू 0 एंड दिस H बिकम्स A माइनस B का होल स्क्वायर, दैट इज Y माइनस H का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। सो Y विल बी इक्वस टू H। मतलब ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में जो दो लिक्विड भरे हुए थे, ऊपर वाला लिक्विड 2H हाइट तक भरा था और यहां पर आपने एकदम सेंटर में होल किया था, H डेप्थ नीचे और दूसरा होल इस तरफ किया था। दोनों का रेंज अगर सेम होना है, इसका डेंसिटी 2 रो और ये रो, तो सेकंड वाला होल भी इंटरफेस से दोनों के H डिस्टेंस नीचे होना चाहिए। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह थी कि अगर किसी भी कंटेनर के साइड में आपने होल किया और उस होल के ऊपर एक ही लिक्विड भरा हुआ है and the top surface of liquid is exposed to atmosphere, then you can apply direct formula V equals to under 2GH। और अगर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया गया कि होल के ऊपर 2 लिक्विड है या 3 लिक्विड है या फिर टॉप सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, वहां पर कोई और एक्स्ट्रा प्रेशर या फोर्स भी आ रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। देन यू हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम द बेसिक, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर? आई होप कि इसमें कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिले हैं कि रेंज कैसे सॉल्व करते हैं और हम अलग अलग केसेस में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने बबल्स वगैरह में पढ़ा है, जो सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में होते हैं। अ स्फेरिकल बलून हैज इंटीरियर प्रेशर P। एक बलून है, मतलब बबल भी कह सकते हैं आप, उसके अंदर प्रेशर P है, उसका रेडियस है R। इज इन इक्विलिब्रियम इनसाइड एन एनक्लोजर। वो किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और कंटेनर का प्रेशर P नॉट है, विच इज 8P/9। ऐसा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहां वो बलून है या बबल कह सकते हो आप, इसका रेडियस है R, इसका प्रेशर है P और बाहर प्रेशर है 8P0/9। और अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है दोनों तरफ। हमने क्या किया, फिर इसमें से जो भी एयर वगैरह भरा होगा, जो गैस यहां बाहर भरी होगी, उसको धीरे धीरे हमने यहां से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो बाहर प्रेशर कम होता जाएगा। बाहर प्रेशर कम होगा तो ये बलून अपना साइज बढ़ाता रहेगा क्योंकि अंदर प्रेशर P है। Assuming the temperature remains constant, isothermal condition है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना। Find maximum radius of balloon, maximum radius of balloon when enclosure is completely evacuated। तो इसका मैक्सिमम रेडियस क्या होगा जब जो एनक्लोजर है वो कंप्लीटली इवैक्यूएटेड हो चुका होगा, वहां वैक्यूम आ जाएगा। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहा होगा। अगर मैं ये मान लूं ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका टेंशन पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू अगर T है तो मैं लिख सकता हूं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू 4T/R। P आउट इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये आपको पता है सरफेस टेंशन के कारण इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर में कुछ डिफरेंस होता है। P नोट की, ये P नोट नहीं है, P है, P नोट इक्वल्स टू 8P/9 था। अब P नोट की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं, सो P माइनस 8P/9 इज 4T/R, तो मुझे इनिशियल प्रेशर की वैल्यू मिल गई P/9 इक्वल्स टू 4T/R। ये एक पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या किया हमने, धीरे धीरे कंटेनर से गैस को निकालते गए। तो जब यहां वैक्यूम हो जाएगा तो बाहर तो प्रेशर 0 हो जाएगा ना,
एक चीज तो ये लगता है हमें कि बाहर तो प्रेशर जीरो हो गया सर, ये तो बिल्कुल एकदम फट जाना चाहिए, जितना साइज हो सकता हो जाना चाहिए इनफाइनाइट। नहीं, उसका सरफेस टेंशन है जो खींच के रखकर रोकेगा उसको इनफाइनाइट साइज होने से। अब क्या होगा, इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रेशर होगा, इनसाइड प्रेशर मान लीजिए पी डैश है, आउटसाइड जीरो है, तो प्रेशर डिफरेंस तो अभी भी 2T/R ही होना है ना, 4T/R। तो अब इक्वेशन बनेगी P डैश माइनस जीरो इक्वल टू 4T बाई न्यू रेडियस R डैश। तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू आ गई 4T/R डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमें बताया गया था दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस देयर इज आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2। P1 कितना आया था हमारे पास, P1 की वैल्यू थी, इसमें देख सकते हैं, P1 की वैल्यू आई थी P जो था 9 × 4T/R। 9 को मैं उधर ले जाता हूं, तो 9 × 4T/R, और इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा होगा 4π/3R³। फाइनल प्रेशर जो P2 था, जिसको P डैश लिखा हुआ है, वो 4T/R डैश है। दिस इज 4T/R डैश। फाइनल वॉल्यूम 4π/3 × R डैश क्यूब। तो देखिए ये 4T 4π और 3 ये तो कैंसिल हो गए, ये एक R से यहाँ पर स्क्वायर आ गया, R डैश से ये भी 2 रह जाएगा। तो हमें मिला 9R² इक्वल्स टू R डैश स्क्वायर। सो द फाइनल रेडियस विल बी 3R। फाइनल रेडियस इनफाइनाइट नहीं होगा, बलून बस्ट नहीं होगा, फट नहीं जाएगा। वो जो बलून है या जो बबल है उसका मैक्सिमम रेडियस कितना हो पाएगा, 3R के बराबर। आप बाहर प्रेशर कम करते जा रहे हैं, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर डिफरेंस के कारण वो बलून एक्सपेंड होता रहेगा जब तक अंदर प्रेशर इतना ना रह जाए जिसको वो सरफेस टेंशन वाला एक्सेस प्रेशर बैलेंस कर ले। अगर सरफेस टेंशन ना होता तो फिर वो अंदर वाला प्रेशर कभी बैलेंस ना हो पाता, फिर तो तब तक वो फूलता रहता जब तक अंदर भी प्रेशर जीरो ना हो जाए। लेकिन अंदर प्रेशर मेंटेन किस कारण रहा, ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ द बलून और मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बबल। क्लियर? आई थिंक कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सरफेस टेंशन पर ही, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा कि आपने भी किया होगा कई बार, जो मेले में मिलते हैं वो बबल्स बनाने वाली मशीन, जिस पर यहाँ एक गोला बना होता है, उसको फूंक मारते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं। आपने देखा कई बार ऐसा होता है हमने बहुत धीरे से फूंक मारी तो बबल बाहर की तरफ तो आता है लेकिन डिटैच नहीं हो पाता। उसे डिटैच करने के लिए एक थोड़ा और हमें जोर से ब्लो करना होता है, और इतना जोर से भी नहीं करना कि वो फिल्म ही फट जाए। एक नपेतुले अमाउंट का ब्लो करना होता है ताकि बबल ब्लो हो, और ब्लो होने के बाद फिर उस होल से, उस सर्कल से डिटैच हो सके। वही सेम क्वेश्चन है। A bubble having surface tension 64 Newton per meter, radius R is formed on a ring of radius B। ये रिंग है, इधर से आपने ब्लो किया तो ये R रेडियस का एक बबल बन गया। एयर इज ब्लोन इनसाइड द ट्यूब, जो हवा इसमें आप भर रहे हो उसकी डेंसिटी गिवन है 2 kg per meter क्यूब, और ये एयर 8 मीटर पर सेकंड से अंदर ब्लो कर रही है, और यहां पर ये स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस एट विच बबल सेपरेट फ्रॉम द रिंग। जब ये इससे सेपरेट होगा, सेपरेट होगा क्यों, जो एयर इधर से जा रही है, देखो एयर की वेलोसिटी v है, कितने एरिया से जा रही है, वो ये b रेडियस का डिस्क है, तो कितने एरिया से एंटर कर रही है, पाई b स्क्वायर। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम एंटर करेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी पाई b स्क्वायर इंटू v, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना मास एंटर करेगा, इंटू रो। एक सेकंड में कितना मोमेंटम एंटर करेगा, इंटू v, तो ये v स्क्वायर बन गया। तो ये मुझे मिल गया मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रो ए इंटू वी स्क्वायर, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा पक्का, राइट? ओके, अब देखिए जब ये एयर यहां टकराकर जीरो बन गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। सो द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज द फोर्स। तो ये जो एयर है इधर से जा रही है, ये उस बबल पर कितना फोर्स लगाएगी, दैट इज
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, पी फाइनल तो 0 है, पी इनिशियल पर टाइम पता है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई रो पाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब ये जो फोर्स उधर लग रहा है, ये क्यों लगाना पड़ रहा है हमें? ऐसा कौन सा फोर्स है जिसने इस बबल को रिंग के साथ अटैच किया हुआ है? दैट इज सरफेस टेंशन। वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो यहां इस बबल के सरफेस पर ऐसे टेंजेंट के अलोंग लगेगा, और देखिए वो रिंग कुछ इस टाइप का बना होगा, उस पर बबल कुछ ऐसे नीचे की तरफ होगा, तो चारों तरफ ये जो बी रेडियस का सरकमफ्रेंस बन रहा है उस पर चारों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा कितना? नेट फोर्स, दैट इज सरफेस टेंशन टी इंटू 2 पाई बी, और इसको डबल कर दिया जाएगा। व्हाई इट इज डबल्ड? डबल क्यों कर देंगे? डबल इसलिए कर देंगे, जब कोई एयर बबल होता है तो एयर बबल में अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और बीच में एक पतला सा लिक्विड फिल्म है। तो एक्चुअली यहां पर बाउंड्री दो बार चेंज हो रही है। देयर आर टू सरफेस, एक बाहर वाला एयर लिक्विड सरफेस और एक अंदर वाला एयर लिक्विड सरफेस, इसलिए सरफेस टेंशन का फोर्स डबल हो जाता है। आपको याद होगा ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर हम क्या लेते हैं? 2T/R, और बबल के अंदर क्या लेते हैं? 4T/R, क्योंकि ड्रॉप सॉलिड होती है, उसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है। एक बार ही मीडियम चेंज हुआ, एक ही सरफेस बना, तो 2T/R, और बबल में दो बार हो गया, तो इसलिए वो T इंटू 2 पाई बी सर्कमफ्रेंस इंटू 2। अब ये तो फोर्स किसी एंगल पर है, ये एंगल कैसे सॉल्व करेंगे? ये अगर स्फीयर का सेंटर है तो सेंटर से इसे मैं मिला देता हूं, ये रेडियस होगा r और ये इधर था b, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो देखिए दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो इस f का इधर पीछे की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? f cos थीटा। ये f cos थीटा फोर्स से वो जो रिंग है वो बबल को अपनी तरफ खींचे हुए, उसे डिटैच नहीं होने दे रहा है। जब तक हमारी एयर का फोर्स इस सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस नहीं करेगा, उसके बराबर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, तब तक वो डिटैच नहीं होगा। तो डिटैच करने के लिए एयर के द्वारा लगाया गया फोर्स जो रो पाई बी स्क्वायर वी स्क्वायर था, वो इस एफ कॉस थीटा के कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। तो उसको इक्वेट कर देंगे, फोर्स बाय एयर इक्वल टू फोर्स बाय सरफेस टेंशन। फोर्स बाय एयर क्या हुआ? रो पाई बी स्क्वायर वी स्क्वायर। फोर्स बाय सरफेस टेंशन क्या हुआ? एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी थी? टी इंटू वो 4 पाई बी बन जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू ध्यान से देखिए डायग्राम में मिल जाएगा आपको। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी बाई आर, बी बाई आर, तो इंटू बी बाई आर। अब यहां अगर आप देखो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिला रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई आर। अच्छा 4 बचा हुआ है, ये 4 आएगा यहां पर, तो रेडियस की वैल्यू आएगी 4 इंटू टी बाय रो वी स्क्वायर। अब वो सब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू टेंशन, सरफेस टेंशन था 64, डेंसिटी गिवन थी 2, और आपको याद होगा वो एयर 8 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रही थी, सो इंटू 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, ये दोनों 64 खत्म हो गया, यहां पर 2 आ गया। तो जिस टाइम पर बबल डिटैच होगा उस टाइम बबल का रेडियस होगा 2 मीटर। ये क्वेश्चन एक अलग फॉर्म में आईआईटी में एक्चुअली एक बार आ भी चुका है। आप देखना आईआईटी में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक आई ड्रॉपर है, ऐसा आई ड्रॉपर है, और यहां से इसमें वो आई ड्रॉपर में जो ऊपर एक गोला सा बना होता है, जब उसको प्रेस करते हैं नीचे से ड्रॉप निकलती है। तो उसमें पूछा गया था सोल से जब ड्रॉप निकलेगी तो वो जो ड्रॉप है जब वो डिटैच होगी उसका रेडियस कितना होगा, उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी। आपको एक बार रेडियस मिल गया तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। ड्रॉप है तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बबल होगा तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि एक बाहर वाला सरफेस एक अंदर वाला। इसमें
सरफेस टेंशन का जब फोर्स लिखा था तो 2 पाई बी को हमने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ड्रॉप में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉप में केवल एक इंटरफेस है, एयर लिक्विड। बबल में दो होते हैं, एयर लिक्विड एयर, इसलिए वहां दो सरफेस बन जाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि विस्कोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, इसके ऊपर भी उसके नीचे भी विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, और फिर हम इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसको रोटेट कराने के लिए डिराइव फार्मूला फॉर द विस्कस टॉर्क, इस पर विस्कस फोर्स के कारण कितना टॉर्क लगेगा। ये आपसे ये पूछा जा सकता था कि इसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। विस्कस फोर्स क्यों लगेगा, आपको पता है जब ये डिस्क घूमेगा तो डिस्क के कांटेक्ट में जो लिक्विड लेयर है वो भी उसके साथ साथ चलेगा, और जो सरफेस रेस्ट में है उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। विस्कोसिटी में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब एक विस्कस लिक्विड किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो सरफेस अगर v स्पीड से चल रही है तो उसके कांटेक्ट वाला लेयर भी v से चल रहा है, और नीचे अगर बॉटम रेस्ट में है तो बॉटम की वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक। अब विस्कस फोर्स की वैल्यू आपको पता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एच। यहां निगेटिव साइन भी होता है, निगेटिव साइन केवल ये बताता है कि वेलोसिटी किस तरफ डिक्रीज हो रही है या किस तरफ इंक्रीज हो रही है, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। dv बाई डी एच इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब ये डिस्क रोटेट करेगा तो डिस्क का रेडियस r के बराबर है। यहां से अगर किसी x डिस्टेंस पर मैं देखता हूं तो x डिस्टेंस वाले पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, x ओमेगा। तो इस पॉइंट के कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा, नीचे वाला लिक्विड भी और ऊपर वाला लिक्विड भी, दोनों कितना स्पीड से चल रहे होंगे, x ओमेगा स्पीड से। और जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे तो हर पॉइंट की स्पीड चेंज होती जाएगी। तो जब यहां हम विस्कस फोर्स लिखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x डिस्टेंस पर ऐसा एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सर्कुलर एलिमेंट, जिसका थिकनेस dx के बराबर होगा। आप जरा बॉटम को देखो, ये बॉटम वाला पॉइंट कितना स्पीड से आ रहा है, x ओमेगा से, जो डिस्क के कांटेक्ट में है, और इसके जस्ट नीचे यहां ये वेलोसिटी होगी जीरो, वो थिकनेस कितना है, h। तो इस डिस्क के बॉटम वाले पॉइंट में और जहां सरफेस फ्लैट सरफेस रेस्ट में है, उन दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ, x ओमेगा बाई h। तो जो नीचे वाला लिक्विड है वो डिस्क के बॉटम पर इस छोटे से सेगमेंट पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, df, दैट विल बी ईटा एरिया। एरिया क्या बनेगा, इस पूरे सरफेस का एरिया वो हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। जो आपने ये स्ट्रिप बनाया x रेडियस का, जिसका थिकनेस dx है, तो उसका एरिया होगा 2 पाई x इंटू डी एक्स, और वेलोसिटी ग्रेडियंट x ओमेगा बाई h। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अगर और इतना ही फोर्स फिर ऊपर वाला लिक्विड ऊपर वाले सरफेस पर लगा रहा होगा, तो जो नेट विस्कस फोर्स आएगा वो इसका डबल हो जाएगा, इंटू 2, सिंपली डबल कर देंगे। एक क्वेश्चन तो यही सॉल्व होता है कि एंटायर डिस्क पर नेट विस्कस फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, तो आपको डिस्क पर टोटल विस्कस फोर्स मिल जाएगा, एक पार्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क के लिए जो ये df फोर्स लग रहा है कितना दूर है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो इस स्मॉल एलिमेंट पर स्मॉल टॉर्क कितना होगा, df इंटू एक्स। अब मैं df की वैल्यू पुट कर देता हूं, df आया था ईटा 2 पाई x इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा बाई h इंटू एक्स, और फिर टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इसे 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो नेट टॉर्क विल बी ईटा 2 पाई, ये सब अच्छा 2 पाई नहीं, ये 4 पाई बन जाएगा क्योंकि उसको डबल किया था ना हमने, तो 4 पाई बनेगा। और 2 पाई बाहर ले लिया, ओमेगा बाई h भी बाहर ले लिया, अंदर रह गया
एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to r, ये 4 था भाई, ये बार बार 2 लिखा जाता है। ये 2 पता क्यों लिखा जाता है बार बार? क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर डिस्क के एक ही साइड लिक्विड होता है, नीचे बॉटम में। मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे आते हैं, तो आदत बन जाती है, लेकिन उससे सावधान रहना है, ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। जैसे मैं यहाँ पर क्विकली उसको देख के सुधार ले रहा हूँ, आपको भी इस प्रैक्टिस पे पहुंचना है। इसका इंटीग्रेशन r की पावर 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी ईटा पाई ओमेगा r to the power 4/h। दिस इज द विस्कस टॉर्क। इतना ही टॉर्क एक्सटर्नल एजेंट को भी लगाना पड़ेगा टू कीप द डिस्क मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन में बताता हूं और एडिशनल ये पूछा जा सकता था कि जो बाहर से आदमी इसको घुमा रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंसी इसको घुमा रही है, उसे पावर कितनी लगानी पड़ेगी? तो पावर आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। और नेट फोर्स बताना है, तो जहां पर हमने फोर्स लिखा था, ये वाला जो टर्म था, इसमें से एक्स हटा दो तो फोर्स था, केवल इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फोर्स ऑन द डिस्क, नेट विस्कस फोर्स, नेट विस्कस टॉर्क ऑन द डिस्क एंड पावर ड्यू टू द विस्कस फोर्स। क्लियर? सो आई होप कि अब आपको ये वाला जो पॉइंट है जहां पर विस्कस फोर्स वेरी करता है विद डिस्टेंस, वो क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A rectangular framework has 2 of its opposite sides rigid wire 2a long। ये कुछ ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम आपने बनाया, यहां एक वायर लगा हुआ है जिसका लेंथ है 2a और इधर एक वायर लगा हुआ है जिसका लेंथ है 2a। ठीक है, अब फिर क्या किया, अदर 2 साइड, यहां बीच में आपने इलास्टिक थ्रेड लगा दिए। तो ये जो ऊपर वाली, ये तो एक तरीके से वायर है जो फिक्स है, फिक्स्ड वायर, ये भी फिक्स्ड वायर है, ये भी फिक्स्ड वायर है, और बीच में इलास्टिक थ्रेड लगाई हुई है। आपको पता है इलास्टिक थ्रेड जब स्ट्रेच की जाती है तो वो स्प्रिंग के जैसा एक्शन करती है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, फोर्स कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर, और इसका लेंथ दे रखा है 4a। द वायर इज आर अरेंज्ड इन प्लेन सो दैट द थ्रेड्स आर इनिशियली स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन अनस्ट्रेच्ड है, इनमें इनिशियली कोई फोर्स, कोई एक्सटेंशन नहीं है। When soft film is formed, अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक सॉफ्ट फिल्म बना दिया। जैसे आप सॉफ्ट फिल्म बनाओगे तो वो हर साइड पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, पर ये ऊपर और नीचे वाला तो रिजिड वायर है, ये तो स्ट्रेच होंगे नहीं ना, अंदर की तरफ जाएंगे। पर जो इलास्टिक थ्रेड है, जब इन पर सरफेस टेंशन के कारण अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये ऐसे कर्व बन जाएंगी। वही बताया गया है, इट इज फाउंड दैट थ्रेड जस्ट टचेस एट देयर सेंटर। तो ये जो थ्रेड्स हैं ये कुछ ऐसे बन गए, कि थ्रेड जो सॉफ्ट फिल्म अंदर आपने बनाया, उस सॉफ्ट फिल्म ने इनको अंदर की तरफ स्ट्रेच किया और ये यहां सेंटर पर जस्ट टच कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। तो जो सरफेस फिल्म यहां बनी थी जिस सॉफ्ट की, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा। सरफेस टेंशन के वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, जो इसका राइट साइड वाला सरफेस इलास्टिक थ्रेड है, मैं केवल उसको ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं तो, और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से बना दिया जाए, तो ये होगा रेडियस ऑफ दिस इलास्टिक थ्रेड। ये जो सर्कुलर बन गई इलास्टिक थ्रेड, उसका रेडियस r है, और फिर ये डिस्टेंस a के बराबर होगा। इस हाइट को मैं h मान लेता हूं, हालांकि h की वैल्यू मुझे पता है, h की वैल्यू 2a के बराबर होगी क्योंकि दोनों के बीच का गैप 4a था। तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a, ये डिस्टेंस बन जाएगा r माइनस a, और ये एंगल मान लीजिए बन रहा है थीटा, हाफ एंगल। तो वो जो ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले आपको इस कर्व सरफेस का रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना रेडियस है सर्कल का। तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस r माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें मिलेगा h स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। तो आर कैंसिल हो गया और h की वैल्यू हमारे पास थी, एक्चुअल में डिस्टेंस टोटल 2a था, तो h की वैल्यू थी टोटल 4a था, तो h 2a था, तो ये बना 4a स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर इक्वस टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2R इक्वस टू 5a। ये एक रिलेशन बन गया, मतलब वी हैव कैलकुलेटेड रेडियस इन टर्म्स ऑफ a। अब ये एंगल थीटा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो साइन थीटा दिस विल बी इक्वस टू h बाय r। h की वैल्यू कितनी है 2a और r की वैल्यू कितनी है 5a बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 4/5। दैट मीन्स वो जो आधा एंगल है उस एंगल की वैल्यू है 53 डिग्री। अब हमें सरफेस टेंशन सॉल्व करना है। तो सरफेस टेंशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो इलास्टिक थ्रेड स्ट्रेच हुई है, उस इलास्टिक थ्रेड का जो इनिशियल लेंथ था L इनिशियल, वो कितना था 2h था ना, क्योंकि इधर भी h रहा होगा ना, और 2h की वैल्यू 4a है, सिंपल सी बात है, वो 2h था। अब इसका लेंथ कितना हो गया है? अब ये जो कर्व बना, देखो ये एंगल थीटा, इधर भी एंगल थीटा और रेडियस r है, तो इसका ये इनिशियल लेंथ था 2h और इसका फाइनल लेंथ क्या है 2r थीटा। तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ x इज 2r थीटा माइनस 2h। तो इसके अंदर फोर्स कितना डेवलप होगा? ये तो एक स्प्रिंग के जैसा है ना, तो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होगा F इक्वल्स टू K टाइम्स 2r थीटा माइनस 2h। इतना स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ। ये किसके कारण डेवलप हुआ? किसने डेवलप किया इसको डेवलप किया है सरफेस टेंशन के फोर्स ने। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसके कारण सरफेस टेंशन के फोर्स कितना है, सरफेस टेंशन के कारण इसमें कितना फोर्स आ रहा है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्स ने ही इसको स्प्रिंग के जैसा स्ट्रेच कर दिया है। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसे अगर यूं बना देता हूं, तो देखो ऊपर वो सरफेस फिल्म बनी हुई है, तो सरफेस फिल्म ऐसे टेंजेंट की तरफ खींच रही होगी ना, ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा होगा, और ये अपने सेंटर पर यहां इधर टोटल एंगल 2 थीटा बना रहा है। उस सरफेस टेंशन ने खींचने के कारण ये टाइट हो गई है। तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स जनरेट हुआ वो सॉल्व करना भी एक ट्रिक है। हालांकि आपने पहले ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, याद करो, सर्कुलर मोशन में एक रिंग को अगर घुमा दिया जाए तो रिंग के अंदर कितना टेंशन आएगा, जहां वो एलिमेंट वाला मेथड यूज करते थे। यहां भी यही है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं जो अपने सेंटर पर एंगल बनाता है डी अल्फा, तो इसका लेंथ कितना होगा आर डी अल्फा। इस पर सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा 2t आर डी अल्फा। वाई 2t? सर 2t क्यों, t लिखो ना। नहीं भाई, दो सरफेस है ना, एक सामने वाला एक पीछे वाला, ठीक है। और इसके अंदर फोर्स डेवलप हुआ Fs। तो ये जो एंगल है ऊपर यहां डी अल्फा बनेगा, ये अल्फा था ना, इधर भी डी अल्फा बाई 2, ये डी अल्फा बाई 2। आधा एंगल जब आधा आधा कर दोगे तो डी अल्फा बाई 2 डी अल्फा बाई 2 होगा। और इन दोनों Fs का जो ये कंपोनेंट होगा वो होगा Fs कॉस डी अल्फा बाई 2। पीछे की तरफ कंपोनेंट आएगा Fs कॉस डी अल्फा बाई 2, जो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। और दोनों का अंदर की तरफ कंपोनेंट आएगा 2Fs साइन डी अल्फा बाई 2। वो जो 2Fs साइन डी अल्फा बाई 2 वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? सरफेस टेंशन के फोर्स को। सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन वो इसमें टेंजेंट वाला फोर्स एक क्रिएट कर देगा, अलोंग द लेंथ वाला फोर्स। तो 2Fs साइन डी अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2TR डी अल्फा। और क्योंकि अल्फा बहुत कम है तो साइन डी अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू डी अल्फा। फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा Fs डी अल्फा इक्वल टू 2TR डी अल्फा कैंसिल।
तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स डेवलप हुआ, 2Tr। और यही Fs वो है जिसके कारण ये एक स्प्रिंग बन गया। तो इसी की वैल्यू क्या लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, K इंटू 2r थीटा माइनस 2h। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू देखो आ गई मेरी, 2r से इधर डिवाइड कर दूं, K इंटू थीटा माइनस h बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। इतना सरफेस टेंशन होगा। अब इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं हम। हालांकि अगर आपसे वैल्यू सॉल्व नहीं करवानी है, केवल इन्हीं के थीटा के टर्म में लिखना है, तो सिंपली आंसर ही आ जाएगा K इंटू थीटा माइनस h बाई आर। h बाई आर आप देखो लास्ट स्लाइड में, जो h बाई आर है वो साइन थीटा था, और साइन थीटा की वैल्यू थी 53 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी, यहां मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, K की वैल्यू थी 20 और थीटा की वैल्यू 53 है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे इंटू पाई बाई 180, और साइन थीटा साइन 53 था तो वो होगा 4/5। 4/5 कितना बन जाएगा, 0.8। 20 इंटू ये वाला टर्म सॉल्व करके आएगा आपका 0.93 और ये आएगा 0.8। 0.93 माइनस 0.8 दैट विल बी 0.13। 0.13 इंटू 20 दैट विल बी 2.6। तो सरफेस टेंशन विल बी 2.6 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन सरफेस टेंशन पर। हमने वो बबल्स वाले या वायर वाले की वायर को का मास कितना हो कि ये फिल्म उसको रोक के रखे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन एडवांस में आपको पता है जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ उसमें नई क्रिएटिविटी जरूर डाली जाती है। व्हेन इट इज फ्रॉम फ्लूइड में उनके पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर से अपने आप सॉल्व करके कोशिश करना। और यहां जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई सरफेस टेंशन का फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन उसके कारण इसमें टेंशन अंदर डेवलप हो रहा है। जैसे स्प्रिंग में होता है वो तो अंदर अलोंग द लेंथ होता है ना, तो वो बाहर वाले फोर्स के कारण अलोंग द लेंथ कितना डेवलप हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक आ गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिस सिलेंड्रिकल ट्यूब को हमने पहले वाटर से पूरा भर दिया था और इसके बॉटम में यहां एक छोटा सा होल बना दिया था जिसका रेडियस है स्मॉल r, और इस होल को हमने पैक किया हुआ है, सील्ड है ये, और इसे वाटर से पूरा भरा हुआ है, पूरा वाटर से भरा हुआ है ये। फिर एक बकेट हम लेकर आए, बकेट में पूरा ऊपर ब्रिम तक वाटर भरा हुआ है और इसको बकेट के अंदर उल्टा रख दिया। उल्टा रखने के बाद क्या किया, इट इज देन इन्वर्टेड इनटू द बकेट विद द filled to the brim, then seal is removed। फिर उल्टा रखने के बाद इस होल को ओपन कर दिया तो बाहर से एयर अंदर की तरफ रश करेगा और ये लिक्विड लेवल नीचे आता जाएगा। ये वो प्रोसेस है जो ऊपर वाले पैराग्राफ में समझाया गया है। अज्यूम दैट एयर इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एयर को भी एक फ्लूइड मानना है जो इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी रो ए, एंड मोशन इनटू द सिलेंडर इज स्ट्रीम लाइन। जब इस सिलेंडर में एंटर करेगा तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। देन its speed v is related to pressure difference by the Bernoulli equation। तो यहां एयर पर भी बर्नौली इक्वेशन आप लगा सकते हैं। बाहर और अंदर में जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण एयर अंदर रश कर रही है और एयर अंदर आ रही है तो ये लिक्विड लेवल नीचे जा रहा है, और दैट स्पीड ऑफ एयर इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो अगर आप यहां बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, दोनों सेम लेवल पर है, पोटेंशियल या कोई मतलब नहीं है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आपको अंदर प्रेशर पता चल जाए तो प्रेशर डिफरेंस मिल गया, और वही प्रेशर डिफरेंस होगा हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर। वो पोटेंशियल वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। आप ये बात समझ सकते हैं क्विकली। वो कैसे पता चलेगा प्रेशर, तो देखिए इस लेवल पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा और ट्यूब के बाहर भी एटमॉस्फेरिक होगा। अब इस कंटेनर के अंदर यहां भी एटमॉस्फेरिक आएगा, और फिर आप h हाइट ऊपर जा रहे हो लिक्विड में, तो लिक्विड के टॉप सरफेस पर जस्ट इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू GH। और इस पूरे में एयर भरा हुआ है तो यहां टॉप सरफेस पर प्रेशर मिल गया, तो हॉल के जस्ट इनसाइड भी प्रेशर मिल गया। बाहर प्रेशर P0 है, अंदर प्रेशर क्या है, P0 माइनस रो एल GH। तो आउटसाइड और इनसाइड में से अंदर प्रेशर कम है,
बाहर प्रेशर ज़्यादा है, उसी डिफरेंस के कारण एयर अंदर भागी आ रही है और उसका फ्लो स्टीम लाइन फ्लो है। और स्टीम लाइन फ्लो में आपको बताना है एयर की स्पीड, तो वो होगा हाफ रो वी स्क्वायर इक्वस टू पी नॉट माइनस पी। पी मतलब इनसाइड प्रेशर, उस इनसाइड प्रेशर की वैल्यू क्या थी, पी नॉट माइनस रो जी एच। तो यहां पर जब आप रखेंगे वैल्यू हाफ रो, ये एयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वी स्क्वायर इक्वस टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो आई थिंक वाटर था तो रो डब्ल्यू लिख देता हूं, इंटू जी एच। सो द स्पीड ऑफ एयर, एयर की जो स्पीड होगी वो होगी अंडर रूट 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर जी एच अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। अब आप ये भी ध्यान रखना कि एयर की स्पीड कहां पूछी गई है, हमसे क्या क्या सॉल्व कराया गया इसमें। फाइंड स्पीड ऑफ वाटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये नहीं बताना एयर कितना स्पीड से एंटर कर रहा है, हमें तो ये बताना है ये वाटर लेवल कितना स्पीड से नीचे आएगा। तो जो हमने एयर का स्पीड सॉल्व किया, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, हमने जो एयर का स्पीड सॉल्व किया वो कहां सॉल्व किया, इस हॉल के अंदर। इसको आप ऐसे छोटा सा ट्यूब मान के चलो, इस ट्यूब के अंदर सॉल्व किया। जैसे ही वो सिलेंडर में एंटर करेगी तो एरिया बढ़ गया, इस हॉल का एरिया कम है, सिलेंडर का एरिया ज्यादा है। देखो हॉल का रेडियस गिवन है स्मॉल आर और सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर। तो जो नैरो हॉल है उस हॉल में तो एयर की स्पीड हमने सॉल्व कर ली, सिलेंडर में सॉल्व करनी है तो स्टीम लाइन फ्लो है। अब हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे लगाया जाएगा, ये जो हमारे पास यहां पर हॉल था इसमें स्पीड v है, हमें तो इधर सॉल्व करनी है, और जितना एयर यहां एयर जितना स्पीड से नीचे आएगी ये वाटर लेवल उतना स्पीड से घटेगा। तो वाटर की स्पीड अगर VW है तो यहां जो एयर है उस एयर की स्पीड भी VW होगी। जो मैंने इधर एयर सॉल्व की है बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके, वो इस हॉल में एंटर करने वाली एयर की स्पीड है। एंटर करने के बाद जब वो ट्यूब में आ जाएगी तब स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ गया। लगाओ बर्नौली इक्वेशन, पाई आर स्क्वायर वी इक्वस टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू VW। सो VW विल बी इक्वस टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी, ये वी एयर इधर से आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2 रो डब्ल्यू जी एच बाई रो ए। इतना स्पीड से वाटर लेवल नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। अब अगला पार्ट हमें बताना था हाइट ऑफ लिक्विड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये हाइट कितना होगा, तो वाटर लेवल इतना स्पीड से नीचे आ रहा है, वही dH बाई dt को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट माइनस dH बाई dt को। द स्पीड ऑफ वाटर इज नॉट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल, इट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल। तो अब इस VW को मैं लिख सकता हूं VW इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dH बाई dt and that will be small r square by capital R square under root 2 rho w by rho a g h। h को इस तरफ ले आऊं तो ये बनेगा माइनस h टू दी पावर -1 by 2 dh स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर अंडर रूट 2 रो w अपॉन रो a इंटू जी इंटू डी टी, और यहाँ पर 0 से t। और इधर इंटीग्रेशन, पहले कितना हाइट तक था वो टोटल हाइट आपको क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इनिशियली हमें h नोट गिवन है तो फिर कोई हाइट रह गई h। इनिशियली सिलेंडर का कोई ना कोई हाइट तो होगा, ठीक है, जहां तक क्योंकि पूरा भरा हुआ था लिक्विड। तो जब h की पावर -1/2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा h की पावर 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 2 अंडर रूट h। तो यहां पर आ जाएगा -2 अंडर रूट h from h naught to h. This is small r square upon capital R square under root 2 rho w g by rho a into t। और जब इसमें लिमिट रखेंगे आप तो देखिए अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h नोट होगा, और h नोट बड़ा है तो निगेटिव साइन को हम अंदर ले जाएंगे और ये बन जाएगा अंडर रूट h नोट माइनस अंडर रूट h। 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2 रो डब्ल्यू जी बाई रो ए इंटू टी। तो मुझे
एच की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट एच इक्वस टू अंडर रूट एच नॉट माइनस आर स्क्वायर बाई, अच्छा 2 को इधर लाया था तो 2 यहाँ आना चाहिए, आर स्क्वायर टी बाई 2r स्क्वायर अंडर रूट 2 रो डब्ल्यू जी बाई रो ए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आजकल आईआईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां केवल एक लिक्विड की बात नहीं है, वो उसमें कुछ ना कुछ एयर का पार्ट जरूर मिक्स करते हैं। अभी लास्ट भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, इसलिए वो उन्होंने हटा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा हर बार होगा, अगली बार वो ध्यान से क्वेश्चन बनाएंगे और हो सकता है कि वहां पर भी एयर और कोई लिक्विड उनके मिक्सचर पर और उनके इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए कि आपको एयर में भी बर्नौली इक्वेशन लगानी और फिर उसका यूज आपको लिक्विड पर भी करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था। एयर अंदर आ रही है तो अंदर आ रही है, जब हॉल में एंटर कर रही है तब स्पीड अलग है, और जब वो बॉटल में आ जाएगा, उस कंटेनर में आ जाएगा तो एरिया बढ़ गया, तब स्पीड अलग होगी। आपको वाटर लेवल की स्पीड बतानी है, वो एक्चुअल में ट्यूब के अंदर बहने वाली एयर के बराबर ही होगी। उससे फिर आप वाटर की हाइट वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद फिर से बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का। यहां जो कंटेनर के अंदर हॉल किया गया वो ऐसा कोई छोटा सर्कुलर हॉल नहीं है, वो एक रेक्टेंगुलर आपने पूरा कट लगाया जिसका एक अच्छा खासा डायमेंशन है, तो आप वो डायरेक्ट कंसेप्ट यहां यूज नहीं कर सकते जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में आप यूज करते थे। यहां क्या किया जाएगा, अगेन टॉप सरफेस से एच डेप्थ नीचे, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप बनाओगे, एक नैरो स्ट्रिप, ताकि उसको आप स्मॉल हॉल के जैसा ट्रीट कर सको। जब एक नैरो स्ट्रिप बनेगा, अब उससे निकलने वाले लिक्विड की स्पीड क्या होगी, अंडर रूट 2gh, और फिर उससे 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम निकलेगा उसको मैं dq मान लेता हूं, वॉल्यूम पॉइंट इन टाइम, होगा एरिया इंटू वी, और उस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, a इंटू डी, क्योंकि उसका थिकनेस मैंने बहुत कम माना है, dh इंटू वी, वो वी हो गया अंडर रूट 2gh। आपको बताना है पूरे कट से कितना लिक्विड बाहर आ रहा है, समझ गए होगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, h1 से h2 तक। सो टोटल वॉल्यूम Q विल बी a अंडर रूट 2g इंटू अंडर रूट h dh फ्रॉम h1 टू h2। अंडर रूट h का इंटीग्रेशन h टू दी पावर 1/2 हो गया ना, तो h टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, दैट मीन्स इट विल बिकम 3/2 अपॉन 3/2 करेंगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, इंटू ए, एरिया तो हमने पहले रख दिया था, ये ए नहीं है, यहां पर एल आएगा, दिस इज एल। भाई ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया डी ए वो क्या होगा, एल इंटू डी एच, तो वो ए नहीं लिखना था, वो लिखना था एल इंटू डी एच, दिस इज एल। आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्या मिस्टेक हुआ था। ये L इंटू डी एच, दिस इज एंटायर इज एरिया, L इंटू अंडर रूट 2g, और वो बनेगा h की पावर 3/2, तो यहां मैं लिख सकता हूं h2 टू दी पावर 3/2 माइनस h1 टू दी पावर 3/2। h2 h1 आई थिंक मुझे गिवन है, h1 1 है, h2 4 है, और L की वैल्यू 1.5 है, तो ये सब पुट कर देते हैं, तो Q बनेगा 2/3 इंटू 1.5 इंटू अंडर रूट 2g 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2, ये तो कैंसिल हो गया आपस में ही, 4 टू दी पावर 3/2 दैट इज 8 माइनस 1 7, तो Q होगा 7 अंडर रूट 2g। हमें बताना था कि ये अल्फा अंडर रूट 2g है, तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा विल बी 7। क्लियर। देखिए यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर यह था कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है उसमें इस कंटेनर के अंदर इधर साइड में कोई नैरो होल कर दिया जाता है, बॉटम में होल कर दिया जाता है, तो हम डायरेक्ट अंडर रूट 2gh लिख देते हैं। लेकिन इस केस में वो वैसा नहीं था कि आप यहां से नैरो हॉल नहीं था, एक अच्छा ब्रॉड हॉल है जिसका अपना कुछ डायमेंशन है, फिर आपको बताना है 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसे केस में हमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सरफेस टेंशन का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा आप जब कैपिलरी राइज के क्वेश्चन करते हैं तो जनरली सिलेंड्रिकल कैपिलरी होती है,
यहां पर क्या है कि कैपिलरी नहीं है, दो प्लेट्स हैं जिनको हमने वर्टिकल से अल्फा एंगल पर रखा है और उसके अंदर लिक्विड एच हाइट तक राइज कर गया और जो लिक्विड का यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा के बराबर है। तो हमें दो पार्ट बताने हैं, एक तो बताना है सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ अगर सरफेस टेंशन आपको गिवन है टी, और दूसरा फिर ये कैलकुलेट करना है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू एच के टर्म में कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो ट्यूब है, ट्यूब नहीं, ये जो प्लेट है, ये प्लेट अंडर बी विड्थ तक है और इसको आपने वर्टिकल से अल्फा एंगल पर रखा था ऐसे, और फिर यहां जो लिक्विड कांटेक्ट में आया यूं वो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी टी इंटू बी, एक प्लेट एक आन टी इंटू बी। और फिर यहां मैं एक वर्टिकल लाइन अगर बना देता हूं तो आप देखो इधर वाला एंगल अल्फा है, टोटल एंगल थीटा है, तो ये राइट हैंड साइड वाला एंगल कितना बन गया, थीटा माइनस अल्फा। तो इस टी बी का ऊपर कंपोनेंट होगा टी बी कॉस थीटा माइनस अल्फा, और इतना ही फोर्स दूसरी तरफ वाली प्लेट भी लगा रही होगी, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वी वर्टिकल फोर्स विल बी 2TB कॉस थीटा माइनस अल्फा। दूसरी साइड वाली प्लेट कुछ ऐसी होगी और यहां भी ऐसा ही TB आएगा जिसका एक ऊपर कंपोनेंट आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट दिस इज क्वाइट सिंपली डन, राइट। सेकंड पार्ट में बताना था कि भाई ये जो आपने प्लेट रखी है यहां पर और ये जो लिक्विड है ये बाहर लिक्विड लेवल है और यहां से H हाइट तक लिक्विड राइज कर गया है, ये सेपरेशन आपको दे रखा है L। तो वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है वो इस अंदर भरे हुए लिक्विड के वेट को ही तो बैलेंस कर रहा होगा। इसका वेट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या करो, वेट कैलकुलेट करने के लिए इसमें ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर पूरा मान लो, इसको ये पूरा रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये लेंथ भी h हुआ L, ऊपर वाला लेंथ भी L और टोटल हाइट h। तो इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना हो गया LH, उसमें से इधर ट्रायंगल वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अंदर अंदर लिक्विड वाला एरिया आ जाएगा ना। ठीक है, वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये हाइट h है, इधर एंगल अल्फा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास h tan अल्फा। तो इस ट्रायंगुलर पॉकेट का एरिया आ जाएगा हाफ h स्क्वायर tan अल्फा। ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगुलर पॉकेट भी होगा, तो पूरे रेक्टेंगुलर में से दो ट्रायंगुलर पॉकेट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये अंदर अंदर वाला एरिया मिल गया माइनस h स्क्वायर tan अल्फा इंटू बी, बी अंदर की तरफ वेट, वो हो गया इस लिक्विड का वॉल्यूम, और वॉल्यूम को तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम हमें कितना मिला, बी इंटू LH माइनस एच स्क्वायर tan थीटा। तो लिक्विड का मास होगा रो बी, इसमें से h कॉमन ले लेता हूं मैं, तो h इंटू L माइनस एच tan थीटा, और इसका वेट ऑफ लिक्विड दैट विल बी रो BH G L माइनस एच tan थीटा। ये वेट नीचे की तरफ होगा, इसी वेट को किसने बैलेंस किया होगा, जो सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसने इसको बैलेंस कर लिया। तो इसे सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर कर दो। सरफेस टेंशन का फोर्स था 2TB कॉस थीटा माइनस अल्फा, लास्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं 2TB कॉस थीटा माइनस अल्फा। नाउ यू हैव टू फाइंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T इक्वल्स टू, देखो B तो कैंसिल हो जाएगा, रो GH L माइनस एच tan थीटा अपॉन 2 cos theta minus alpha. This is the value of surface tension. So I hope कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा एक बार आईटी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर कॉनिकल टाइप की कैपिलरी थी,
हम थोड़ा उससे एक स्टेप और आगे लिया है, हमने कॉनिकल कैपिलरी नहीं बनाई, हमने प्लेट्स को इस शेप में रख दिया है। और फिर सरफेस टेंशन पूछा गया है और ये पूछा गया है कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना लगेगा। तो आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और जो भी कंसेप्ट आपके फ्लूइड में थोड़ा बहुत वीक थे या जहाँ कहीं आप लैग करते थे कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लूइड का टॉर्क कैसे कंसिडर करते हैं, वो सब चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि इन क्वेश्चन को नोट डाउन करके फिर से आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत है, ताकि जेईई एडवांस में इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो वो आपसे ना बचने पाए। हमने बर्नौलीज थ्योरम पर वाटर और एयर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आईआईटी एडवांस में काफ़ी पूछ रहा है, तो उन सभी क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से सॉल्व करिए। जो पॉइंट कहीं पर मिस हो गए या आपको ठीक से समझ में ना आया हो तो उसको वापस दोबारा आकर देखिए। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एलएन डिजिटल।